चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की रिवीजन क्लास में। हमारा आज ऑलमोस्ट लास्ट रिवीजन क्लास रहेगा। हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी को याद है कहाँ हमने छोड़ा था? रिवाइज किया कल जो पढ़ा था, उसको कुछ अलग से पढ़ के देखा, कहाँ छोड़ा था हमने? स्वतंत्र भारत का मैम पढ़ाना था, बाकी पुराना हो गया था। ओके, शिक्षा पद्धति में वेरी गुड। बाकी पुराने हो गए थे, हमको आज स्वतंत्र भारत से अपना स्टार्ट करना है। स्वतंत्र हो गए हैं हम, देश हमारा आजाद हो गया है। सभी को विजिबल है स्लाइड्स? आज फिर से थोड़ी सी कोशिश की है कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें, शॉर्ट एंड स्वीट। तो जितनी स्लाइड हो पाई हैं तैयार, जितना लिमिटेड टाइम था उसमें उसमें इनको तैयार किया है। तो इससे पढ़ेंगे, फिर बाकी हम यही सारी चीजें आपको ड्राइव पे भी मिलेगी, वो भी मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको ड्राइव पे ढूंढनी है, तो आसानी रहेगी। अब हम पढ़ेंगे हमारे, कहीं अगर मैं फास्ट जाऊं तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, वहीं रोक दीजिएगा। कहीं कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों के कारण, लेकिन बस हेडिंग है ये, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब हम आजाद हो गए, तो अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है चीजें कैसे क्या करना है। जो उस समय की कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हम आजादी तो ले ली हमने। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो उसको लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो आजाद होना चाहता है वो कि मैं सबसे, मुझे नहीं इनकी सुनना है। अगेंस्ट भी बहुत, मतलब एक एज होती है टीनेज जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये विद्रोही भावना चलती है। तो ऐसे ही विद्रोह चलता रहा, पहले विद्रोह की भावना से हमने आजाद हो गए, लेकिन हमें पता कुछ नहीं था। वो बच्चा जैसे मान लो अलग हो गया, भाग गया घर छोड़ के, अब चला तो गया लेकिन पता तो कुछ है ही नहीं अब लाइफ में करेगा क्या। ना तो पैसा है, ना इतनी समझदारी है, करेगा क्या फिर? लाइफ जो सिखाएगी, जो कराएगी, वो करेगा। ऐसे ही यहाँ पे था कि आजाद तो हो गए लेकिन कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, कोरे कागज की तरह हैं अभी हम। तो इसलिए अब हम लोगों ने मिलके क्या करना शुरू किया, क्या क्या काम किए जाने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने धीरे धीरे, जैसे हम वहां के वो लेटर्स आ रहे थे हर आफ्टर 20 years, वैसे ही अब हम लोगों ने अपने अपने लेवल पे खुद ने, भारतीयों ने मिलके, इंडियंस ने मिलके कुछ न कुछ, कोई काउंसिल बनाई, कोई कॉन्फ्रेंस किया, कोई कमिटी बनाई, और अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली दुरुस्त करने की, सुधारने की, इफेक्टिव बनाने की, अट्रैक्टिव बनाने की, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड उसको फोकस्ड करने के लिए काम किए। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आया हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948 में ये आया। इसको हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हम अब इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आ रहे थे जितने भी कमीशंस, हमने वहीं पे ये देख लिया था कि जो प्रेसिडेंट होता है उस कमीशन का नाम उसके नाम पे होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो फ्रीडम इंडिया था उसका पहला कमीशन है ये, और इसमें पहले इसके प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताइए बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर। वेरी गुड, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन एंड, मिनिस्टर। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इन्हीं को, चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर थे इसीलिए इनको ही क्या बनाया गया, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। चूंकि ये प्रेसिडेंट थे तो इसका जो इसका जो नाम है उसी का सिनोनिम क्या होगा,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन भी इसको कहा जाता है, चाहे इस नाम से आ जाए या इस नाम से आ जाए, आपको ध्यान में रखना है। और स्टेबलाइजेशन इसका कब हुआ, ये ई आएगा यहाँ पे। स्टेबलाइजेशन इसका कब हुआ, 4 नवंबर 1948 को हुआ है। ये एकदम बिल्कुल की पॉइंट्स यहाँ पे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करके लिखे गए हैं, इनको नोट कर लीजिए, स्लाइड को सेव कर लीजिए। रिपोर्टेड सबमिटेड ऑन 25 अगस्त 19, रिपोर्ट सबमिट की गई 25 अगस्त 1949 को, एक साल बाद लगभग 48 में आया रिपोर्ट। इसने अपनी जो भी उसको देखना था, ऑब्जर्वेशन करना था, जो भी उसको रिकमेंडेशन देनी थी, वो सब बना के तैयार करके उसने 25 अगस्त को दे दिया। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, टू स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। इसका मुख्य फोकस क्या था, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल आपकी बनेगी, वहां पे कंपैरेटिव टेबल उनकी बनी थी आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से या ब्रिटेन से जो चार्टर्ड एक्ट आए थे या जो भी कमीशन आए थे, उनकी एक अलग आपकी लिस्ट हो जानी चाहिए थी कल की डेट तक। आज की डेट में आपकी नई लिस्ट बनेगी, जो यहाँ पे अब कमीशन हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम इंडिया के बाद, आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया में जो काम हुए उनकी एक लिस्ट ये आपकी बनना है, टेबल, कंपैरेटिव टेबल। इसमें आपका ये जो पहला आया है, ये आपका काम कर रहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो काम किया है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम किया है। उसमें क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट होने चाहिए, और क्या उसमें रिकमेंडेशंस और उन्होंने दी। तो मेनली पहला पॉइंट तो यही है कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है, उस पे फोकस था। ये यूनिवर्सिटी नाम से ही पता है हमको। अगर ये यूनिवर्सिटी नाम नहीं देके और उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से पूछ लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी पे काम किया है, उसके लिए उनको बनाया था। इसके बाद का जो आएगा वो आएगा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आएगा, मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आएगा मुदालियर कमीशन। इसके बाद आएगा एक दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। तो ये तीनों ही अलग अलग हैं। ये था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और ये थी फीमेल एजुकेशन के लिए। ये साथ साथ इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप ऐसे ही टेबल बना लो, एकदम शॉर्ट टेबल। और मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको कि कॉम्परेटिव को रिलेट करो साथ में, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। कल मैंने जैसे अभी ये बता दिया आपको, दुर्गाबाई देशमुख समिति जो है वो महिला से रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इससे पहले गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आफ्टर मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम किसने की थी, जो ब्रिटेन से या ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कमीशन आया, उसमें से कौन सा कमीशन था जिसमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात की गई थी, बताइए। वुड ने की थी मैम। वेरी चार्ल्स गुड, वुड। वेरी गुड। बस ऐसी ही, ऐसी पास हो आप लोग सब। तो ये ऐसी तैयारी आपको करना है कि आपको जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट है, ये एक स्लाइड में इतना शॉर्ट दिख रहा है। अब आपको एक नजर मारने के लिए फाइनल डे या बिफोर फाइनल डे एक नजर मारने के लिए वेरी शॉर्ट नोट में कैसे करेंगे, कहाँ गया कर्सर, वेरी शॉर्ट नोट में आपको ये करना है, दुर्गा भाई का डी ले लिया, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को या ऊपर लिख दिया गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जी लिख दिया। इसमें अब जिसने बात की है, एक इनने की है और एक वुड ने की है, तो दो लोगों के नाम लिख दिए। ये वेरी शॉर्ट नोट, यानी आपकी पहले होती है मान लीजिए 100 पन्ने में हो रही है, या सारे ही टॉपिक सारे ही सिलेबस मिला के आपके 500 600 800 या 1000 पन्ने हैं आपके पास में। वो 1000 पन्ने आपके जब हम शॉर्ट नोट बनाते हैं तो वो आपके 10 पन्नों में हो जाना चाहिए। 1000 से या यहाँ पे 50 मान लो, अगर 1000 से हम 50 पे आ रहे हैं, लेकिन
वेरी शॉर्ट में तो आपका सब कुछ एक ही पेज में होना चाहिए, अधिकतम एक पेज में, 1 से 5 पेज में आपका वेरी शॉर्ट में। वही तो वेरी शॉर्ट है, मैंने दिखाया भी था लास्ट टाइम पे, शेयर किया था इन लोगों के साथ में जो मेरे नोट्स थे, 1 पेज में पूरा कैसे उतारा था। तो वही आपको करना है। मेन ऑब्जेक्टिव इसके हमने देख लिए हैं क्या क्या है। टू स्टडी यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसके बारे में एवरीथिंग बताया, क्या क्या होना चाहिए पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर ट्रेंड फॉर डेमोक्रेसी, अब हम आजाद तो हो गए, लेकिन डेमोक्रेसी चलाई कैसे जाए। जो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र, एक होता है प्रजातंत्र, एक होता है लोकतंत्र, तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना समझना है लोकतंत्र मतलब जहां पे लीडर को इलेक्टेड किया जाता है वो होता है लोकतंत्र, जो अभी हुआ है काम हमारे यहाँ पे। अब इसके लिए तैयार करना कि हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए ट्रेन करना। जो अब ये काम कौन करेगा, वो जो राजा राम मोहन राय जी की थिंकिंग थी ना कि लोग ले अंग्रेजी एजुकेशन ले ताकि वो उनमें समझदारी आए, जो करंट एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो करंट डिमांड है या जो नीड है, उसके हिसाब से वो वैसे हो पाए, सीख पाए, नॉलेज उनको मिले, इसलिए उनको ऐसी वाली एजुकेशन दी जाना चाहिए, वो यहाँ काम आएगी। अब चूंकि इन लोगों के यहाँ पे पहले से चल रही थी, पार्लियामेंट है, कैसे पूरे कंट्री को चलाना है, ये अगर जो विचोलिए थे जिन्होंने उनके यहाँ जॉब करी करी, कहीं ना कुछ तो उनका आइडिया है कि सरकार कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, तो वो लोग हैं, वो अब आगे मदद करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो इसके लिए ट्रेन वो लोग दूसरे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ट्रेनिंग देते हैं। टू ट्रेन फॉर बिल्डअप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए ट्रेन करना भारतीय लोगों को। भारतीय लोग कौन आ रहा है, भारतीय लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे बात हो रही है, मतलब स्टूडेंट्स का ऐसे डेवलपमेंट करना कि वो आगे ये सारे काम कर सकें, ये वाले काम जो है वो कर सके। इन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए एजुकेशन आगे उनको स्टूडेंट्स को दी जाए इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। फिर मेन रिकमेंडेशंस इनकी क्या थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी लेवल शुड बी 3,000 एंड हाफ ऑफ दैट इन affiliated college. To get admission in the university level student must be completed 12th, ये एक इन्होंने कंडीशन डाल दी कि 12th पास होना चाहिए तभी उसको यूनिवर्सिटी लेवल में एडमिशन मिलेगा। मैम रिकमेंडेड स्क्रीन इज नॉट फॉर मी। मैम स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। स्क्रीन इज I don't नॉट know. विजिबल, किसी को भी नहीं विजिबल हो रही है। It is नहीं visible मैम, but not मैम changing. विजिबल हो रही है पर चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई है। हाँ, Not चेंज changing. नहीं हुआ। चेंज तो करी है मैंने अभी। No मैम। मैं वही चल रहा है अभी, राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति सर वाला ही चल रहा है, मेरे पास तो चेंज हो रही है। First ये page is there only. ओके, जस्ट वेट। यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ चेंज हो रही है। नो मैम। Not yet. नो मैम, व्हाट द प्रॉब्लम, आई डोंट नो। आप लोग 1 सेकेंड में दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे।
Okay. My voice is clear? Yes, Please ma'am. open with mic. Okay. Now and slide move. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. This is the we discussed. यहाँ पर कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें 3000 स्टूडेंट होने चाहिए और जो कॉलेज है उसमें इसके हाफ होने चाहिए यूनिवर्सिटी के, यानी 1500 होने चाहिए. टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड 12th क्लास उसने पास करी हुई होना चाहिए. एंड द अदर रिकमेंडेशन इज टू डिवीजन एंड परसेंटेज फॉर बेटर एजुकेशन इन, मतलब इन्होंने बोला कि अब परसेंटेज हम हमारी मार्कशीट्स में देखते हैं कि परसेंटेज दिया रहता है या डिवीजन दी रहती है कि इतना परसेंटेज है इनका रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में, या इनका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है. तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये आया डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन से आया है, या यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी कौन सा कमीशन है? ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से आया है. और उन्होंने वो भी बताया है कि किस डिवीजन के लिए कौन सा जो परसेंटेज है वो होना चाहिए. 70% फर्स्ट डिवीजन के लिए, सेकंड डिवीजन के लिए 55% एंड थर्ड डिवीजन के लिए 40%. स्लाइड चेंज हुआ? Yes, ma'am. Yes. ओके, थैंक यू. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ और बातें कही हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्टेड मॉडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूजीसी विथ वन ऑल टाइम प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स. हमने इससे पहले कहाँ पर ग्रांट कमीशन की एक छोटी सी झलक देखी थी, बात देखी थी? किसने की थी इससे पहले? बिफोर हंटर। इंडिपेंडेंस, सॉरी, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने, वेरी गुड. तो हंटर कमीशन ने इसके पहले बात की थी ग्रांट यूजी, मतलब एक ग्रांट कमीशन होना चाहिए. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर सबसे पहले बात की गई कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए. अब हम दूसरों के लिए, तो जैसे हमने कल देखा कि उनका तो क्या था मोटिव कि आपका पैसा आपके ऊपर खर्च करना है, आप करो, खुद सीखो, सब करो, हम क्यों अपना पैसा आपके ऊपर खर्च करें. ये उनका था कि उनको अपना नहीं करना था, मेन पावर पे आप अपना खुद का खर्च करो. लेकिन अब हमारा कंसेप्ट क्या है? हमें अपना डेवलपमेंट करना है. बहुत सारे हमने मोटिव यहाँ पे देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, उन पे काम करने के लिए अब ये एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के कारण, अच्छे मोटिव के कारण अब ये कमीशन लाने की बात की गई. तो यूजीसी जो आया है वो किसकी रिकमेंडेशन से आया है, ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. यूजीसी आया है डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग की रिकमेंडेशन से. फिर इसको आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के थ्रू, ये इसके नाम से, दोनों नाम से याद रखिएगा. यूजीसी जो आया है वो इसके नाम से भी याद रखिए और इनके नाम से भी याद रखिए, कुछ भी पूछ लें आपको पता होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन भी बताई है इन्होंने. और ये क्या बताया है? एजुकेशन शुड बी एडेड इन कंकरेंट. जो ये कल परसों हमारा डाउट आ रहा था ना कि पहले कैसी थी एजुकेशन के बारे में, मतलब जो 12th के बाद है उसको कैसे रखना चाहिए, उस पर कौन डिसीजन ले सकता है. ये है उसका आंसर कि एजुकेशन को यहाँ पे दोनों कंकरेंट लिस्ट में रखा है, यानी कि समवर्ती सूची में, कि इस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही रूल्स बना सकते हैं. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू राइट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. जो भी नीति निर्माण है वो कौन करेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही करेगी. उसको एग्जीक्यूट करने का काम दोनों करेंगे.
पॉलिसीज मेकिंग का मतलब क्या है, जैसे 2 स्टेट है, उनकी कोई एक स्कूल, जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है, वो पंजाब चंडीगढ़ ऐसे कुछ रहते हैं ना कि या इनके जो गवर्नर होते हैं वो एक होते हैं, तो कौन देख रेख करेगा, क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा। तो ऐसी जब जहाँ पे मामले आते हैं, सेंसिटिव मामले होते हैं, उनमें ऑलमोस्ट जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की। इसलिए आखिरी अधिकार सर्व, तो आपने उसमें लिखा रहता है ना सेवा और शर्तों में कि विवाद, कोई ने एडमिशन लिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें सेवा शर्तों में पहले लिख देते हैं एडमिशन के टाइम पे कि अगर कोई विवाद होता है, कोई इश्यूज आते हैं, आर्गुमेंट्स आते हैं, तो जो आखिरी डिसीजन होगा, आखिरी राइट होगा, वो यूनिवर्सिटी का होगा या जो भी संस्था है उसका होगा। ऐसे ही है कि ये सबसे बड़ी संस्था है हमारे देश की, तो जो फाइनल राइट है वो इसी का होगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ग्रेजुएशन 3 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर, पीएचडी 2 ईयर। ग्रेजुएशन, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 साल का है और पीएचडी भी 2 साल का है यहाँ पर। टोटल वर्किंग डेज भी इन्होंने बताया 180 होना चाहिए। एग्जीक्यूट एक्सक्लूडेड कौन से, एग्जाम डेज को छोड़ के 180 डे, एग्जाम डे जो डे है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर है इतना, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, सब कुछ ठीक चल रहा है? यस मैम। ओके, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। साथ साथ चलिए, रिवाइज कर लीजिएगा वेरी शॉर्ट नोट बना के। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया इसके बाद में, ये इसकी जो हम बात कर रहे थे ये रिलेटेड है। सेकेंडरी यानी मिडिल एजुकेशन, मिडिल लेवल की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड है ये। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कमीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और ये बनाया किसके आधार पे था, एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसकी रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था, या इसने कहा था इसलिए इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया, जैसे कि वो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए काम करना था उसको, उसकी सारी क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है कैसे, और उसको हम और बेटर बना सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को, उससे रिलेटेड जो भी इनको एडवाइस देनी थी वो सब इन्होंने दे दी। इसकी जो रिपोर्ट थी उसके थ्रू इन्होंने इसको कब बनाया गया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है वो है 23 सितंबर 19 है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 1952 वन आएगा ये। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू स्टडी ऑफ मिडिल स्कूल टीचर सैलरी एंड, इसमें रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी थी लेकिन ये सबसे अलग थी, बाकी तो सब कॉमन बातें होती हैं लेकिन ये सबसे अलग थी, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लिया कि इसमें बात की गई पहली बार टीचर्स की जो सैलरी होती है उसके बारे में, और जो सर्विस कंडीशंस हैं, सेवा की जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी बात की गई, किसमें, सेकेंडरी एजुकेशन में। और कुछ चीजें इन्होंने बताई है, माध्यमिक शिक्षा हेतु अध्ययन अवधि, मतलब जो मिडिल एजुकेशन का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स का, मतलब 7 साल तक, 7 वर्षों तक ये जो है इनकी सेकेंडरी एजुकेशन चलनी चाहिए। और इस बीच में जो एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 11 to 17 ईयर्स। और इस जो 7 ईयर की जो ड्यूरेशन है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जूनियर सेकेंडरी 3 ईयर्स एंड सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर। लैंग्वेज भी बता दी कहाँ पे क्या रखेंगे, पहले में प्राइमरी में मातृभाषा, सब में एक जैसा आएगा इसमें, दूसरे में राष्ट्रीय भाषा और तीसरे में अंग्रेजी, तीसरी इनकी होना चाहिए अंग्रेजी भाषा। ये लैंग्वेज इन्होंने इंक्लूड की है। फिर हमारा आ गया नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन,
दोनों नाम याद रखना है आपको हर जगह। दुर्गा बाई देशमुख समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है, नेशनल कमेटी के नाम से, वुमेन्स एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हमको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। आपको अगर क्वेश्चन आता है जहां पे आपको गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, महिला एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा मतलब एडल्ट फीमेल एजुकेशन के बारे में आपको पूछ रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन, आप उसको समझ जाइए कि वो इसी कमीशन से रिलेटेड है, इसी में उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। बस कंपैरेटिवली उधर जो पीछे पूछा गया है उससे कंपेयर करके कि उन्होंने क्या बात की थी, वो दोनों रखिए सामने, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इन दोनों में बात की गई थी और यहाँ पे कुछ ज्यादा बात की गई थी। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। महिलाओं के बारे में आजादी के पहले जो होती रही चीजें होती रही, फिर आजादी के बाद में उतना ध्यान उन पे जो नहीं दिया जा रहा था, उनकी कोई बात नहीं हो रही थी, इग्नोर किया जा रहा था, उस पे लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, फोकस में लाने के लिए इन्होंने काम किया। और साथ में इन्होंने बहुत सारी चीजें की कि जो ट्राइबल्स एरिया है उनमें एजुकेशन पहुंचाई जाए। गर्ल्स एजुकेशन की बात है, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहां पे कोएड एजुकेशन, मतलब सेपरेट स्कूल उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते गर्ल्स को, तो को एजुकेशन पर फोकस किया जाए, उसकी कम से कम बात करें। और टीचर्स को पर्याप्त वेतन दे, मतलब सफिशिएंट उनकी सैलरी होना चाहिए ताकि वो वहां पर रहें, पढ़ाएं, अपना काम अच्छे से करें। और जो आवासीय विद्यालय होते हैं, आवासीय विद्यालय कौन से कहलाएंगे, जैसे जवाहर नवोदय स्कूल्स होते हैं, वहीं पे रहने की व्यवस्था होती है। ऐसे वाले स्कूल्स की भी बात, इसमें बहुत सारी बात की है, तो वो डिटेल में आप ड्राइव पे देख लेना, आपको मिल जाएंगे, पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। अभी आप जो भी एक बार भी पढ़ोगे ना वो आपके माइंड में रहेगा, एग्जाम तक रहेगा। फिर आती है एक भावनात्मक एकता समिति, इसको एज इट इज याद रखिएगा। भावनात्मक एकता का क्या मतलब होता है? भावनात्मक एकता का मतलब, हमारे यहाँ पे एक एकता दिवस मनाया जाता है ना? किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? अभी शुरू हुआ है कुछ समय पहले से, या कौन से दिन मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें उनके नाम से उसको जोड़ के उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हम भारत के लोग जो है मेल जोल पे विश्वास रखते हैं, आपका दुख हमारा दुख है, हमारा सुख आपका सुख है, ऐसी वाली भावना को बनाए रखने के लिए जो बंटवारा कर दिया लोगों ने, मत भिन्नता, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा फूट डाल और शासन करो की नीति करके सबको मतलब अलग अलग बांट दिया संप्रदायों, और उसके नाम पे जातिवाद धर्म के बात, मतलब बहुत कचरा सा हो गया था। उस चीज को खत्म करने के लिए हम स्कूल और कॉलेज जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहला काम, या हमारी अभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? प्रेयर कराते हैं। प्रेयर कराते हैं। वो प्रेयर, हाँ वो प्रेयर ना यहीं से आई है। ये जो भावनात्मक एकता समिति है ना, इसी को उस प्रेयर का श्रेय जाता है। हालांकि हमारे वैदिक कालीन पद्धति में भी ये चीज चलती थी, लेकिन बाद में गायब हो गई। कोई भी काम हम करते थे प्रार्थना के साथ ही करते थे, प्रार्थना मंत्र होते थे हमारे हर काम को शुरू करने के लिए, लेकिन वो खत्म हो गए थे बीच में। तो ये भावनात्मक जो एकता समिति है उसने ये काम फिर से कहा कि हर स्कूल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें एक असेंबली वाला पार्ट भी होना चाहिए ताकि सब लोग एकजुट हों। और वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना होगी, वहां पे ग्रुप डिस्कशन भी होगा, लोग अपने थॉट्स रखेंगे आके। ये आपको अभी सिर्फ शॉर्ट में इतने नहीं रखना है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चली जाती हूँ ताकि याद रहे चीजें, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। तो अभी इतना ही ध्यान रखना है कि
भावनात्मक एकता समिति का काम क्या था? असेंबली से रिलेटेड उसका काम था, सबको एकजुट लाने का काम था। ओके, अब हम अलग पीडीएफ से पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। हाँ, ये किसके बारे में? हम अब कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कोठारी की बनाई तो थी उसमें भी स्लाइड, कोई नहीं, यहीं से पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जूम करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ठीक है? इतना जूम, Yes, ma'am. ओके। पहले तो इसकी स्थापना मतलब कब आया? ये 14 जुलाई 1964 को आया, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 29 जून 1966 को। शिक्षा के, इसको अब मैं पेन को नहीं चला रही हूँ, बहुत टाइम ले रहा है पेन, इसलिए आप बस पेंसिल को देखते चलिए साथ साथ में। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने यह आया था, मतलब इसने ऑल ओवर अलग अलग जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कहना चाहिए मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन सब पे काम करने के लिए, क्या उनमें सुधार हो सकता है, क्या कमियां हैं, उन सबको देखने के लिए ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, ऑलमोस्ट हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1968, उसमें सबको एज इट इज लाया गया, अप्लाइड उनको कर दिया गया। इसके बाद इसमें सिफारिशें या रिकमेंडेशंस क्या थी? 6 to 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स थे उनको निशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, निशुल्क यानी फ्री एजुकेशन उनको दी जाए। यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में क्या हो? प्रवेश के नियम कठोर हो। फिल्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि कचरा जो है छटाई हो जाएगी, हर कोई नहीं पहुंचेगा हायर लेवल तक, जो जो योग्य है वही पहुंचेगा, जो डिजायर करता हो। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, मतलब ये पहले आ गई थी लेकिन अब इसको क्या बना दिया? संवैधानिक। मतलब संवैधानिक का क्या मतलब होता है? जो चीज संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में वो अब आ गई। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तरदायी संस्थानों को विकसित किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो स्कूल गोइंग पीरियड में स्कूल नहीं जा पाए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी एजुकेशन के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए जो उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराए, वो अपने काम के साथ में भी अपनी पढ़ाई कर सकें। जैसे आजकल डिस्टेंस लर्निंग भी होती है कहीं ना कहीं, वैसे ही एक हिस्सा होता है। टीचर के जो इफिशियंसी है, स्किल्स हैं, उनको बढ़ाया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। मतलब सारी चीजें इन्होंने अब दोनों तरह के सुधार किए हैं, मेन पावर पे भी और जो मटेरियल है उस पे भी बात की है। त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य, वही जो बात सेकेंडरी एजुकेशन में हमने देखी थी कि हिंदी क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए और अंग्रेजी भी होना चाहिए, इनका एक बैलेंस होना चाहिए, ये इन्होंने बोला। ये है, ये डायग्राम आप देख लीजिए इससे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, अलग अलग ईयर्स भी दिए हुए हैं इसमें, किस ईयर में क्या होना चाहिए। अरे क्या हैंग होने लगा है ये। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अब हमारी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968। कौन इस समय प्रधानमंत्री था भारत का? ये इसलिए साथ में बताते जा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भारत की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी किसके टाइम पे आई,
ऐसा भी आ सकता है, तो रिलेटेड चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू थे ना? 1968 में, हाँ, 3 साल सबसे लंबा कार्यकाल उनका था। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये आ गई थी माता जी। भारतीय, हाँ, भारतीय अनुसंधान परिषद एवं शिक्षा नीतियों से संबंधित ये एक एजुकेशन पॉलिसी हमने यहाँ पे ले ली है, क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा है ईयर वाइज, एक के बाद एक 2 के टेबल जैसा, ये यहाँ पे बीच में इनको ला दिया है, लेकिन तीनों एजुकेशन पॉलिसी आपको कॉम्परेटिवली यहाँ पे आगे दी जाएंगी। ये बस इनके नाम देख लीजिए आप। एक भारतीय अनुसंधान परिषद एवं शिक्षा नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, कौन कौन से हैं? पहला है ICSSR, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये आप डिटेल इसकी खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार। दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च साइंसेस, यानी कि ये तो आप इसको नाम भी और शॉर्ट फॉर्म भी सब पढ़ सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ईयर और शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनको भी चाहे तो ऐसी टेबल में सारों को लिख लीजिएगा एक साथ, कंपैरेटिव टेबल में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सामने दिखेंगी सारी चीजें। इसमें ये देखो क्यों लाई गई हैं, ये इसलिए लाई गई हैं अलग अलग स्ट्रीम की बात। हाँ, ये उसमें रिकमेंडेशंस में जब आप पढ़ेंगे राधा कृष्णन आयोग की, उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, सोशल के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, यानी अलग अलग स्ट्रीम की, साइंस के लिए अलग, ऐसा उन्होंने सबको बांट के, और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए अलग होना चाहिए। ये भी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग में बात की गई थी। उसी के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन आई, अप्लाई धीरे धीरे होते टाइम लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें आई हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये नाम दिख रहे हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान, हिस्ट्री का बना दिया, सोशल साइंस का बना दिया, ये फिलोसॉफी का बना दिया, इनके ईयर। अब ये टेबल एक 6-7 हैं जितने, इनका एक टेबल बना के आपको, इनके लोगो भी ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, तो लोगो भी ध्यान रखिएगा। फिर आती है तारकुंडे समिति 1978, इन्होंने क्या किया? अध्यक्ष VM तारकुंडे इसके अध्यक्ष थे। इस समिति, यह समिति चुनाव सुधार से संबंधित थी, लेकिन इसने भी एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसमें से मेन क्या था कि शिक्षा का स्वरूप बालक के चरित्र का निर्माण और विकास करने वाला हो। ये बोल रहे हैं कि वो जो हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है अपनी यूनिवर्सिटी से, उसकी बात इन्होंने कही है कि वो कैरेक्टर हमारा अच्छा हो, हमको सब लोग अच्छा बोले, गुड वेल बीइंग हम हो, उसकी बात इस तारकुंडे समिति में की गई। बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ऐसी एजुकेशन दें। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो, मतलब कल्चरल वैल्यूज आए। साइंटिफिक एक दृष्टिकोण को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं, एक मतलब सोचने समझने का वैज्ञानिक नजरिया, सोच कॉन्सेप्ट में, हाँ, अप्रोच, कॉन्सेप्ट कांस्टेंट, हाँ, आप लोग लगा लीजिए उसका जो भी अपने आप, मतलब समझ पा रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए। एक थिंकिंग डेवलप हो, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, आप सोच पाए किसी भी पीछे की, इसके पीछे ये कारण क्यों है, ये कैसे हुआ, हर चीज में क्यों ढूंढ पाए, व्हाट, वो WH फैमिली को वो देख पाए, ऐसा उसका डेवलपमेंट करना है। ये दोनों बातें इन्होंने की हैं, एक तो चरित्र की, साइंटिफिक डेवलपमेंट की, और कल्चरल वैल्यूज की बात की तारकुंडे समिति ने। एक हमारी आती है आचार्य राम मूर्ति कमेटी, इन्होंने क्या कहा? इसका ये आई 7 मार्च 1990 को, 1990 को, इसमें 17 मेंबर्स थे और राममूर्ति जी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट अपनी 26 दिसंबर को दे दी, 90 में ही।
अब इस रिपोर्ट का टाइटल याद कर लीजिएगा आप लोग। टाइटल के नाम, टाइटल भी पूछ लिया जाता है, टाइटल से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। टूवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी, ए पर्सपेक्टिव पेपर ऑन एजुकेशन, कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये इसका टाइटल था। मेन फोकस था इसका इक्वलिटी इन एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़े थे एनवायरमेंट में, आपने भी पढ़े होंगे सबने, अभी इंग्लिश मीडियम वाले भी शायद पढ़ लिए होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक जगह बात आती है इक्वलिटी की, कहाँ पे आती है, कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पढ़े हैं आपने? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, सभी ने पढ़े हैं। हिंदी मीडियम को तो स्टोरी से करवाए थे मैंने, याद है सभी को? यस और नो? कितनी अच्छी कहानी सुनाई थी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन याद नहीं आ रहा है। पूजा जी, प्रियंका जी, किसी को याद नहीं है? ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, अभी हायर एजुकेशन की क्लास है, लेकिन आप भाई इतनी उसको रिकॉल कर लीजिएगा स्टोरी को, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है उससे, है ना। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जिनको बोलते हैं, उनको कहानी के थ्रू, जग्गू भैया याद है? जग्गू भैया? यस मैम, 4 या 5 नंबर पे है इक्वलिटी। 4 या 5 नंबर पे? 4 नंबर पे है, 5 पे नहीं है। 4 या 5 पे भी नहीं है, सॉरी। आप उसको दोबारा पढ़िए, कहानी याद कर लोगे, एकदम याद रहेंगे सारे। कहानी इसमें लिखी हुई है, पूरी लिख के भी दी है आपको PDF में। उस कहानी को दोबारा पढ़िए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें से, हर बार आता है। इक्वलिटी की बात है वहां पे, 10 नंबर पे है आई थिंक, 10th नंबर पे। नेक्स्ट मेन रिकमेंडेशंस है इसकी, पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम कुछ और दूसरी चीजें देख लेते हैं। यशपाल समिति बहुत छोटी सी है, 2 है ये भी। राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी एक्चुअली यशपाल समिति, और 2009 में शिक्षा से संबंधित समिति आई। ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें की थी, इसलिए इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। 2009 में आई थी शिक्षा से संबंधित, उसकी स्थापना मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने की थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार से संबंधित सुझाव देना, बस। इसका कोई बहुत अलग रोल नहीं था, यही काम सारे लोग आगे पीछे वाले भी कर रहे थे, इससे पहले जो आए थे उन्होंने भी यही काम किया था। स्पेशलिटी क्या है इसकी? भारत में सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को समाप्त किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग सी चीज रहती है एक में ही है, वो याद कर लेना चाहिए, कॉमन चीज को छोड़ देना चाहिए। कॉमन चीज को कंपैरेटिव ऐसे याद रखना चाहिए कि हाँ इसमें ये, इसने भी ये बात की, जैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात सबने की कि रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसे जो कॉमन चीजें होती है उनको कंपैरेटिव याद रखेंगे, और जो स्पेशल है उसको अलग से याद रख लेंगे कि इसी में ये बात की गई थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी खत्म करने की बात इनने की है। यशपाल समिति है ये, यशपाल समिति। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने क्या बोला? ये भी उन्हीं की है, यशपाल समिति ही है ये भी। प्रत्येक स्तर के बच्चों को बिना बोझ के सिखाने पर, आजकल जो बच्चों का वजन कम करने की बात हो गई है, ऑलमोस्ट उनको मटेरियल प्रोवाइड स्कूल में कराया जाता है, तो वो कंसेप्ट इन्होंने कहा था 1993 में, उसको लाते लाते कितना समय लग गया। करके सीखने पर बल दो, लर्निंग विथ डू, करो और सीखो। स्वाधिगम मतलब सेल्फ लर्निंग आएगी यहाँ पे, खुद करके सीखने वाला है कि सामान दे दिया बच्चे को, बनाओ, तोड़ो, जोड़ो और सीखो।
किसी न किसी कौशल पर विकास पर बल। ये तो पहले भी बात हो गई थी, ये कॉमन बात हो गई है, लेकिन ये वाली चीजें कॉमन नहीं है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ की, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ के राष्ट्रीय सलाहकार शिक्षा समिति के, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के, शिक्षा नहीं है उसमें। नेक्स्ट ये हमारा आ गया फिर से एक भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति की इतिहास परियोजना। इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक तो 1990 में इसकी स्थापना हुई, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में तैयार किया गया इसको। किस लिए? वर्तमान में ये सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन CSC से संबद्ध है। भारत सरकार ने CSC को PHISPC के वित्त पोषण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में, मतलब अब एक मीडिएटरी बॉडी के रूप में लाया गया है जो फाइनेंस की अरेंजमेंट करेगा। नोडल एजेंसी के रूप में किस किस को पैसा चाहिए, यहाँ आके बात करो, यहाँ से सबको दिया जाएगा, ये काम इसका है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद इकाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद भी इसको कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी के बर्थडे पे इसको लाया गया 1995 में। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अब आई हमारी एजुकेशन पॉलिसीज, तो इनको आप लोग ना PDF से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनको अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, हो नहीं पाएगी पूरी। और दूसरी चीज, आपके सामने टेबल है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, हर चीज एकदम क्लियर लिखी हुई है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। कॉम्परेटिव लिखा हुआ है कि किसमें, ऐसी जो टेबल आपको बना के दी है, ईश्वर की दया से मुझे समय मिल गया था तो ये टेबल बना रही थी कॉम्परेटिव। ऐसी टेबल की मैं बात कर रही हूँ जहां जहां एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें आती हैं, सिमिलर होती हैं किसी ना किसी मामले में, एक बेस होता है उनका, उनकी ऐसी टेबल बनाइए। आपको सब एक साथ दिख रही है सामने, अगर किस ईयर में लाए गए हैं तो ये सामने एक साथ दिख रहा है। पहली एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, सब एक साथ दिख रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको वहां क्वेश्चन दिखेगा और आपको ये टेबल, अपने आंख बंद करेंगे या आंख खोल के भी आपको ये टेबल दिखेगी, गलत क्वेश्चन नहीं होगा इससे फिर। ठीक है, डिस्कस करना है इस पे, बताइए, पढ़ लेंगे अपने आप से। नो आंसर, कोई नहीं सुन पा रहे मुझे? यस मैम, पढ़ Yes, लो। ma'am. तो रिप्लाई दिया करो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब कोई है या नहीं है, तुरंत रिप्लाई दिया करो प्लीज। है मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये सब आपको पढ़ना है अपने आप से। अब ये आपका आ गया ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। इसमें क्या है, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम जो परंपरा से चले आ रहे हैं, ओरिएंटल मतलब जो हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी पढ़ाने के, वो वाला सिस्टम। और कन्वेंशनल लर्निंग, ओरिएंटल तो प्राचीन भारत में जो चलती थी हमारी, प्राचीन मतलब प्रिमिटिव इंडिया में जो गुरुकुल पर सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ये आ जाएंगे आपके पारंपरिक और गैर पारंपरिक। मतलब पारंपरिक यानी कि एक तरीका बना लिया सिस्टम की, क्लास में बोर्ड और चौक के माध्यम से टीचर पढ़ा रहा है, और ये आजकल का जो कंसेप्ट है ई लर्निंग, ये होता है टीचर सेंटर, टीचर लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट बैठ के सुन रहे हैं, और ये होता है स्टूडेंट सेंटर। इसमें कंसेप्ट ये है कि आजकल बच्चा, जब बच्चे के पास टाइम है, बच्चे इन द सेंस, अब हम तो पढ़ा रहे हैं तो हम आपको भी बच्चे बोल देते हैं, आप 60 साल के भी हो, 55 साल के भी हो, लेकिन जब एजुकेशन मतलब ऐसी क्लास चल रही है तो कई बार यही निकलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि भले ही वो पढ़ने वाला इंसान, उसकी एज कुछ भी है, स्टूडेंट है वो, तो स्टूडेंट सेंटर है कि उसके पास उस जब भी पढ़ने का समय है, उसके लिए
ऑनलाइन के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मटेरियल अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो अपने एजुकेशन के ड्यूरेशन और सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। यही नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन या लर्निंग सिस्टम है। बस इतना ध्यान रखना है, आप सारे आंसर खुद से कर लोगे। अब इससे रिलेटेड कुछ जो चीजें हैं, कौन कौन से हैं वो डिटेल में यहाँ पे नहीं लिए हैं, वो आपने शायद टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े होंगे। स्वयं है, जैसे मॉक है, मूव्स है, ये नाम सुने हैं आपने? यस मैम, आईसीटी में है। हाँ, है ना। उनको, उनसे यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, उनको भी पढ़ लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल से रिलेटेड उनसे लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सबको। और टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर सेंटर जो है वो ऐसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है लर्निंग, और व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक को क्या बोलेंगे, मतलब डिटेल्ड में चल रहा है, बच्चे से सुन रहे हैं, ऐसी वाली जो है। अब आ गए आपके ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स प्राच्याधिगम कार्यक्रम, इसमें क्या आ गया है आपका, हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भी विषय वस्तु है, मतलब विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता था, स्टडी मटेरियल समझ लीजिए। विशेषकर ईस्टर्न सोसाइटी, पूर्वीय समाज से संबंधित भाषाओं का अध्ययन इसमें किया जाता था। पूर्वीय ईस्टर्न, पूर्वीय समाज से संबंधित मतलब हमारा वो जो कन्फ्लिक्ट आ गया था, ईस्टर्न वेस्ट कन्फ्लिक्ट, प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य का जो विवाद आ गया था ना, उस विवाद के बाद की समझ लो आपकी। अब यहाँ पे अब तो अब इंडियन ही कल्चर है, जो अंग्रेजों का भी था वो तो चलेगा, लेकिन उनने जो लिखा वो भी क्या हो गया, अब यहाँ पे इंडिया का ही कल्चर हो गया, इंडिया की ही प्रॉपर्टी हो गई। तो उन सब लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्टडी के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। वो उनकी एक लिस्ट है, उनकी यहाँ पे बात है, वो लिस्ट ये है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम, अब इनके सिर्फ यहाँ पे नाम है, कई में आपको जगह का नाम भी मिल जाएगा, प्लेस भी मिल जाएगा, नाम के साथ में रहता है किसी किसी में, तो वो आ जाएगा। लेकिन जिसमें नहीं है उनके बारे में आप पूछ लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अड्यार लाइब्रेरी है, या किस स्टेट में अड्यार लाइब्रेरी है, उसका स्टेट का नाम पूछ लेंगे और लाइब्रेरी का नाम पूछ लेंगे। तो ये आप, या ये तो उसमें सही जोड़ी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो एक बार इनके सर्च करके साथ में नोट कर लेंगे यहाँ पे इनके प्लेस कौन सा किस जगह पर है। ये सारी लिस्ट है, लगभग 15 है ये, इनको नोट करके याद कर लीजिएगा। वर्तमान समय के प्राच्याधिगम कार्यक्रम अभी कौन कौन से हैं, वर्तमान समय के सभी वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जितने भी रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है वो सब इसमें आते हैं। और सूक्ष्म समयादि, माइक्रो टाइम के जो माइक्रो टीचिंग होते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है आजकल, जिससे कम समय में किसी भी कौशल को जो है, कौशल मतलब स्किल को सीखकर शीघ्र रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये स्किल बेस्ड होते हैं, जैसे किसी ने आईटीआई कर लिया, 1 महीने का कोर्स कर लिया, इसमें गारंटी होती है जॉब की। 1 महीने आपने जैसे कुछ भी, जैसे आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया या मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया आपने 1 महीने का, आप उसमें क्या हो गए, आपकी स्किल डेवलप हो गई, वो आपको अगले ही दिन से काम मिल जाएगा, पैसा कमाना आप शुरू कर दोगे। तो ये इसका एक अच्छा वाला क्या कहना चाहिए पॉइंट है। और इसके बाद में इसमें 12वीं या स्नातक के बाद वो जो एक पीपीटी एग्जाम होता था, पीपीटी ही बोलते हैं उसको, 12th के बाद, जिससे आप आईटीआई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो इसमें आ जाता है। 6 माह से 1 वर्ष तक, यानी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के ये कोर्स होते हैं। और इसमें कार्यक्रम के बाद रोजगार की गारंटी होती है। हम
पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ओरिएंटल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन से प्रोग्राम में, कौन से सिस्टम में गारंटी होती है एम्प्लॉयमेंट की, तुरंत जिसको किया और आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, तो वो यही होता है ओरिएंटल। आजकल जो चल रहा है ना प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना, बहुत जगह चल रही है, अलग अलग मतलब जगह पर, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग, मेरे ख्याल से वार्ड में खोल दिए गए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपको सिलाई कढ़ाई जो भी आपका इंटरेस्ट हो, इवन कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी उसमें दी जा रही है, तो वो सब भी इसी में आते हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग जहाँ पे कराई जा रही है। पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम और औपचारिक शिक्षा यानी कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, ये कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में संचालित कार्यक्रम आते हैं। जैसे अलग अलग समय पे हम देखते हैं ना कि अब तो हर स्कूल में अपने अपने में एक कंप्यूटर का पूरा लैब होता है, पहली क्लास से दूसरी क्लास से दिया जाने लगता है एजुकेशन। लेकिन जब पहले, आज से हम देखें 10-20 साल पहले अगर हम जाके देखें, तब ऐसा नहीं था। तब क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको बुला के प्रोग्राम्स चलाए जाते थे कि हमारे यहाँ के बच्चों को आप 1 महीने का प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद उनका एग्जाम हो जाता था और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो ऐसे ही आज कंप्यूटर को छोड़ दें, लेकिन और दूसरे, जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप थी, वेबिनार, वर्कशॉप, ये वाली चीजें आजकल होने लगी। स्कोपस के ऊपर हमारी आज की वर्कशॉप थी कि स्कोपस को कैसे यूज करना चाहिए, क्या यूटिलाइजेशन है उसका, पूरा डिटेल आज की वर्कशॉप थी। तो ये वाले ऐसे जो कार्यक्रम बीच बीच में होते रहते हैं, वो इसमें आते हैं। श्यामपट और चौक के माध्यम से पढ़ाया जाता था पहले। शिक्षक श्यामपट पर, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। टीचर लिखता था और बच्चे नोट कर लेते थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं वही सारी चीजें। इसमें क्या होगा, बच्चा 12वीं तक पढ़ेगा, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, इतनी पूरी पढ़ाई वो कर लेगा, उसके बाद कहीं जाके उसको जॉब मिलेगी। और यहाँ इसके पहले क्या हो रहा था, खट से 1 महीने का कोर्स किया मोबाइल का और अगले दिन से धड़ाधड़ पैसा आने लगा, इनकम होने लगी। ये अंतर है, दोनों में कुछ अंतर है, वो ध्यान में रखेंगे। गैर पारंपरिक भी हम देख चुके हैं। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं क्या क्या है। रूसा, ये बहुत शॉर्ट में है, देख लीजिए रूसा में क्या है। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया 2016-17 से। हर यूनिवर्सिटी को मतलब हर साल, प्रति वर्ष, हर ईयर 1500 करोड़ देते हैं राज्य में, है ना, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं फंडिंग से रिलेटेड है, किसको कितना मिल रहा है। राज्य, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए उसका। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है एक, ये अभियान मतलब रेजोल्यूशन, क्या बोल रहे थे कल हम, आंदोलन था वो, तो रेजोल्यूशन, तो अभियान मतलब कुछ और होता है, अब देख लीजिएगा आप। राष्ट्रीय आविष्कार का मतलब तो पता ही है, इन्वेंशन, नेशनल इन्वेंशन अभियान का नहीं पता मुझे अभी, एकदम नहीं पता। स्थापना हुई इसकी, यानी एस्टेब्लिश हुआ ये 9 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। ये इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्देश्य क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था, 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, स्वाभाविक है इसको याद रखना आसानी है। जो अब्दुल कलाम आजाद थे, कौन थे वो, राष्ट्रपति तो थे, लेकिन कैसे राष्ट्रपति थे, कौन थे, उनकी क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी। साइंटिस्ट, मिसाइल मैन उनको जानते थे, साइंटिस्ट थे। तो ये इसीलिए उन्होंने बात ये की कि भाई विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी बताओ, बच्चों को सिखाओ, ताकि
मेरे जैसे और भी मिसाइल मैन हो। उन्नत भारत अभियान एक आया, इसको उन्नत भारत अभियान के नाम से याद रखेंगे। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एज इट इज इनके नाम रहते हैं, ऐसे जो आते हैं। पढ़ लीजिएगा ये सारी डिटेल्स। इसमें क्या हुआ था, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो ऐसे वाले रीजन जोन होते हैं जहाँ पे डिफिकल्टीज होती है, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है उत्तराखंड में, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू बहुत रहता है। तो ऐसे ही था कि ऐसी वाली जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है एजुकेशन को, इन्हीं सब कारणों से, तो वहां जाओ आप, वहां पे एक सर्वे करो। कौन जाएंगे? जो आईआईटी के या एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भेजा वहां पे, और आप सर्वे करके आओ क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बस यही इस उन्नत भारत अभियान का जो है मेन मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव था। उस पे फिर इन्होंने काम किया और अपनी रिकमेंडेशन दी, प्रॉब्लम ये ढूंढ के लाए, उस प्रॉब्लम पे काम किया गया, और इसी के आधार पर, मतलब ये पहला वाला जो था वो 1.0 के नाम से आया, फिर एक दूसरा आया 2.0 के नाम से। रोबोट मूवी जैसे आई थी 1 मतलब पहले तो रोबोट ही थी, फिर 2.0 आई थी, वैसे ही है ये उन्नत अभियान। पहले क्या था इसमें और बाद में क्या आया, ये आप पढ़ लें इसमें से। इसका एक शॉर्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि आईआईटी या एनआईटी के स्टूडेंट जाके प्रॉब्लम लेके आएंगे, देख के आएंगे क्या प्रॉब्लम है, और गांव मतलब गोद ले लिया उन्हीं ने, जो प्रॉब्लम ढूंढ के लाए उन्हीं के इंस्टीट्यूशंस ने फिर इनको जहां पे प्रॉब्लम्स थी उन वाले क्षेत्रों को, उन वाली जगहों को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया और उनका डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगला है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक्स नेटवर्क्स ज्ञान, स्पोकन ट्यूटोरियल है एक। ये सब इनके आप नाम देख देख के, इनकी वेबसाइट खोल खोल के देखेंगे सबकी, तो आपको ज्यादा याद रहेंगी चीजें, बजाय यहाँ से ये टेक्स्ट पढ़ने के। ई पाठशाला देखिए, दीक्षा देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी देखिए, प्रधानमंत्री। क्या देखना है इनमें? अबाउट में जाके देख लेना है सब में, बस अबाउट में जाके खोल के देखिए। सबका हर वेबसाइट का एक अबाउट होता है ना, तो उसके बारे में उसकी डिटेल, कब उसकी स्थापना, इससे ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जाके ही सही जानकारी उसकी मिलेगी। एक आध दो की पॉइंट नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, और इसके बाद में आपका आ जाता है अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। आईयूसी आपके सिलेबस में भी है। स्थापना इसकी कब हुई? यूजीसी एक्ट 12 सीसी के अंतर्गत, सीधा क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करने के लिए, मतलब ये मेनली पीएचडी स्कॉलर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को, टीचर्स और पीएचडी स्कॉलर्स कॉलेज लेवल पे। क्या है इसमें? प्रेजेंट आईयूसी इन इंडिया कौन कौन सी हैं, ये इनके नाम है। दिल्ली है, पुणे है, इंदौर है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, बेंगलोर है, काकीनाडा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से कौन से स्थान पर आईयूसी है या आईयूसी नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, प्रथम अध्यक्ष इसके अकबर हैदरी, वर्तमान अध्यक्ष गूगल बाबा से पूछ के लिखेंगे और याद करेंगे। प्रथम सेक्रेटरी जनरल एन.एस. सुब्बाराव। अभी के कौन है? सर्च करके लिखेंगे, याद करेंगे, बदलती रहती हैं चीजें, इसलिए जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे 1 महीने 2 महीने पहले का पता करके जाएंगे। कार्य एवं उद्देश्य, क्या काम है इसके?
यूनिवर्सिटी एवं शासन के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है। इसकी बात उससे कहना, कभी मम्मी पापा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बचपन में ऐसा देखा होगा, तो मम्मी कहेंगी अपने पापा से कह दो मार्केट से सब्जी ले आए, और पापा क्या कहेंगे, अपनी मम्मी से कह दो पहले से ला के रख दिए। ये हालांकि ये मतलब याद रखने के लिए है, सिर्फ यही काम नहीं है यहाँ पे, मतलब एक मीडिएटर बॉडी होना चाहिए ना, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि मीडिएटर तैयार कर लिए थे, हिंदी नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आ रही। गवर्नमेंट हर यूनिवर्सिटी के पास जा जाके बात ना करे, उन्होंने बस इसको बोल दिया और ये सबको सारी यूनिवर्सिटी को संभाल लेगी, ये मेन काम है इसका। बाकी सारी चीजें पढ़ लेना आप इसमें से। नेक, इसको सब जानते हैं, आपने अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में सुना होगा, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सुनते रहते होंगे, नेक की टीम आ रही है, नेक की टीम आ रही है, सुना है सबने। हमारे यहाँ आ रही है 4 तारीख को, उसकी तैयारी चल रही है जोर शोर से। क्या करती है नेक की टीम, सब लिखा है यहाँ पे, स्थापना देख लो इसकी 1986 में हुई है। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अभी आज की क्लास हमारी टीचर सेंटर ज्यादा इसलिए है क्योंकि कंप्लीट करना है पूरा रिवीजन हमको। हो आप लोग बने हुए हो, चले तो नहीं गए छोड़ के मुझे अकेला? No, Yes, ma'am. yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। मुख्यालय इसका जरूर याद रखिए, बेंगलुरु में है। यूजीसी द्वारा स्टेबलाइज किया गया 1994 में। सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर चुके हैं, रात को कबड्डी खेलेंगे हमारे साथ में। हाँ, कहाँ थे हम? और यूजीसी से वित्त पोषित, मतलब सीधा क्वेश्चन आएगा, नेक को फंडिंग कौन करता है? कौन करता है बताइए? UGC. यूजीसी, उसका नाम ही है ग्रांट कमीशन, ग्रांट देना। यूजीसी के अध्यक्ष ही इसकी सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सारे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जितने भी स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, लॉजिकल और फैक्चुअल। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा से के संबंध में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं का मूल्यांकन, आकलन एवं मान्यता प्रदान करना। योजनाओं को से संबंधित वैज्ञानिक निकाय, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, से संबंधित वैज्ञानिक निकाय और अंतर्गत आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त नेक, ये सेंटेंस अधूरा है, ये पहले भी शायद प्रॉब्लम आई थी, कुछ कट गई है, कहीं से कहीं गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, समझ लेना आप थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में। समय समय पर स्थापित योजनाओं से संबंधित वैधानिक, ये बस को हट जाएगा, से संबंधित वैधानिक निकायों और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त नेक, ये हट जाएगा, यहाँ से पूरा सेंटेंस हो जाएगा। नेक समय समय पर स्थापित की जाने वाली सलाहकार एवं परामर्शदाता समितियों से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। मतलब जो वैधानिक और संवैधानिक दो चीजें होती हैं। वैधानिक कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट रूल बनाती है, बिल पास करा के किसी न किसी को, या एक्ट को पास करा के जो पार्लियामेंट रूल बनाती है, वो सब इसमें आते हैं वैधानिक में। वो उनकी जो है रक्षा करना, उसके लिए, उसके अगेंस्ट, अगर वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है, वो वैधानिक होते हैं। और संवैधानिक कौन से होते हैं? जो संविधान का निर्माण कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी डेट में आया था संविधान? 26 जनवरी वेरी गुड। 1950. उस डेट से, उसमें, उस पुस्तक में, उस पूरी भारत की नियमावली, कैसे अब भारत को चलाया जाएगा, उसमें जब उस दिन जो लिखा गया वो संवैधानिक है। तो अगर नहीं है तो उसको इसके द्वारा ले आते हैं। और
कई बार इसमें नहीं भी लाते हैं, ऐसे ही रूल बन जाते हैं, वो भी वैधानिक। वैधानिक मतलब जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो वैधानिक निकाय यानी बॉडीज, जो बॉडीज हैं उन और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त, आंतरिक कर्मचारी मतलब जो भी काम कर रहे हैं वहां के, उनके अलावा नैक जो है समय समय पर क्या करता है, स्थापित की जाने वाली सलाहकार और परामर्श मतलब एडवाइजरी जो भी कमिटीज होती हैं, समितियों से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। मतलब जितनी भी एडवाइजरी कमिटी होती हैं उनसे सबसे क्या करता है, ये डायरेक्शंस लेता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर वो जाके अगर उनके अकॉर्डिंग कॉलेज, ये स्पेशली किसके लिए काम करता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के जो फेवर हैं, हित हैं, उनको ध्यान में रख के ये काम करता है। ये सारी समितियां इसको बताती हैं कि ऐसा करो, फिर ये जाके सुपरविजन करता है कि कॉलेज में बच्चों के लिए लाइब्रेरी है कि नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं, टॉयलेट में वॉश बेसिन साफ है कि नहीं है, सब चीजें देखता है, एक एक चीज बारीकी से। आपने इसलिए देखा होगी जब नेक की टीम आ रही होती है तो कहीं एक इतना सा धूल का कार नहीं होना चाहिए, वो जहां जहां जा रही है इंस्पेक्शन करने। ये सारी फिर देखती है कि जितने स्टूडेंट से ये फीस ले रहे हैं उस फीस के अकॉर्डिंग उनको सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ओके, अब हम एक और तीसरी जगह से पढ़ेंगे यहाँ से और फटाफट खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपने अभी हमने बात की थी कुछ कमीशंस में कि टीचर को ट्रेंड किया जाना चाहिए, ट्रेंड टीचर रखा जाना चाहिए, हर कोई ना पढ़ाए। तो उस टीचर की ट्रेनिंग के लिए ये वाली चीज आई है, विजिबल है स्लाइड ये वाली। Yes, ma'am. Yes. टीचर ट्रेनिंग के लिए कमिटी ये वाला क्या है, ये काउंसिल आई है। काउंसिल मतलब परिषद, इसको सब अलग अलग है। कॉन्फ्रेंस है तो सम्मेलन है, काउंसिल है तो समिति है, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन काउंसिल समिति, और एक कमीशन, कमीशन मतलब आयोग। सब सीओ हैं, सब सीओ के मतलब अलग अलग हैं, सबको अलग अलग ध्यान रखिएगा कृपया करके। तो ये कब आया, 17 अगस्त 1973 1973 में। ये भी एक एडवाइजरी कमिटी के रूप में आया, कमिटी नहीं आएगा, ये एडवाइजरी काउंसिल आएगा यहाँ पे काउंसिल के रूप में। गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक का मतलब है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए ये गैर संवैधानिक है। सीधा क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाएगा कि एनसीटीई किस तरह की यूनिट है, गैर संवैधानिक, संवैधानिक, वैधानिक। आपको सीधा ध्यान में रखना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। मुख्यालय नई दिल्ली, प्रोफेसर योगेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं या थे, पहले लिखा ही नहीं है, अब मुझे ध्यान नहीं है, अभी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। उद्देश्य केंद्र और पहले राज्य थे मैम, पहले थे मैम। यस ओके, मैम, थैंक अभी यू नहीं सो है। मच। उड़ गई ये चीजें मेरे दिमाग से भी, मैं इतना कुछ है मेरे दिमाग में, अब इस समय 10 जगह का मटेरियल भरा हुआ है, मेरी लाइब्रेरी खुद की इतनी हो गई है कि याद रखना मुश्किल है अब, बह बह के बाहर गिरता जा रहा है अब टोकरी में से सब। उद्देश्य ये सारे हैं इसके, पढ़ लेना आप। कुछ एक आध बड़ी काम की चीज जो है हम उसको देख लेते हैं। उचित मानदंड स्थापित करना, प्रशिक्षित, लेकिन ये पढ़िएगा जरूर, ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको, यहाँ से आएंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, और हो सकता है 3 स्टेटमेंट दे दें और पूछेंगे इसमें से कितने कथन सही है या हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको, ये जितनी भी अभी हम पढ़ रहे हैं, काउंसिल, कमिटी, नेक, यूसीआई, यूआईसी क्या पढ़ा था वो, उससे और इससे, यूजीसी से, ये अभी जितने भी पढ़ रहे हैं इन सबसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्टेटमेंट सब आप पढ़ लीजिएगा और सबको
ध्यान में रखिएगा किस में क्या है, एक चीज से कंफ्यूजन से आपको क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी है ये, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इसको। क्षेत्रीय समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सीधा आपका कौन सा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, कि मैच करो इनको, कौन सी कहाँ है, सीधा क्वेश्चन है ये। पूर्वीय क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर क्षेत्रीय यानी पूर्वी यानी ईस्ट ईस्ट की, वेस्ट की, और ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, डीलेट, डीलेट इसको कहा जाता है। पूर्वी स्कूली शिक्षा में डिप्लोमा, बचपन शिक्षा कार्यक्रम इसको कहा जाता है। शिक्षा कार्यक्रम के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। मतलब ये यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो किस एजुकेशन से रिलेटेड है। शिक्षा का कार्यक्रम में मास्टर, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान पड़ेगा पढ़ने में। बैचलर ऑफ एजुकेशन के कर्जर मेरा हो जाता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। फॉर एजुकेशन प्रोग्राम, मास्टर इन एजुकेशन प्रोग्राम एमएड, और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीआई। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इनके, और ये भी पूछा सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आवाज मेरी ब्रेक हुई होगी बीच में, अभी आ रही है? यस मैम आ रही है, पहले भी आ रही थी। ओके, नहीं ये कॉल आ गया था, कॉल जब आता है तो आवाज चली जाती है, वाईफाई से जुड़ता है ना इसलिए। ठीक है, थैंक यू। अब हमारा क्या आता है, सीबीएसई है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका स्थापना हुई 1929 में, 1929 में, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी स्कूल के लिए भारत में। ये इसकी इनकी सबकी तो इंग्लिश है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, यही इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, established 1929 as a national board of secondary education in India for public and private schools, controlled and managed by the government of India। सीधा कंट्रोल इनका इंडियन गवर्नमेंट का है इन पे। NCERT is available in the school associated with it. The curriculum is followed. In 1952, its name was changed to KMC BO to be done। मतलब इसका नाम बदल दिया गया 1952 में। Recognized done on 1 July 1962 to provide its services to students and various educational institutions across the country। केंद्रीय विद्यालय आ गए। अब केंद्रीय विद्यालय कौन से होते हैं, सबको पता है, सबके बच्चे या तो पढ़ रहे हैं या खुद पढ़ के आए हैं। कौन कौन पढ़ा है केंद्रीय विश्वविद्यालय से, सॉरी केंद्रीय विद्यालय से? कोई नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे किसी के, तो फिर यहाँ देख लीजिए। Established to provide a common program of education and to meet the educational needs of the children of central government employees whose jobs are subject to transfer including security। अब हमारी अभी कुछ कल या उससे पहले की क्लास में बात हुई थी कि पूरे इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग कुछ अलग एजुकेशन ले रहे हैं और इधर वाले
उत्तर प्रदेश के या भुवनेश्वर के कुछ अलग ले रहे हैं। इस वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉब ट्रांसफर मेबल होता है, उनका हर थोड़े थोड़े समय में ट्रांसफर, स्पेशली जो सिक्योरिटी वाली जॉब होती है, जैसे कि सेना में एनडीए की जॉब होती है, ऐसी वाली जो जॉब होती है उनमें ट्रांसफर होना स्वाभाविक है। तो उनके बच्चे या तो वो फैमिली को जहाँ है वहीं छोड़ दें, अकेले रहती रहे फैमिली, अगर फैमिली को साथ रखना चाहें तो फिर उनके बच्चे अगर जाएंगे अगली जगह तो क्या होगा, उनका तो अलग हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में अलग अलग, उसमें स्टेट्स में होता भी है ऐसा, अलग एजुकेशन सिस्टम चलता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसका बाकायदा पूरे ईयर का एक टाइम टेबल शेड्यूल बना रहता है कि जुलाई में यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ाया जाएगा बच्चे को, अगस्त में ये पढ़ाया जाएगा। तो जब कोई बच्चा किसी एक स्टेट से या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के स्कूल में जाता है तो उसने जो जहाँ पढ़ाई उसकी छूटी थी वहां पे वहीं से उसका सिलेबस शुरू होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही इसको लाने का मोटिव था मेन, यही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। जवाहर नवोदय विद्यालय ये क्यों आए थे? ये आए थे कि रह के पढ़ाई कर सकें, किसी शांत वातावरण में बच्चे पढ़ सकें, फ्री में पढ़ सकें। 7 वर्षों के प्रवास के दौरान विद्यार्थियों के लिए निशुल्क स्कूल है, इसके लिए एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस होते हैं इसके लिए। जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं या जो उसको फुलफिल करते हैं कंडीशंस को, उनका एडमिशन हो जाता है, वो 7 साल के लिए प्रवास हो जाता है उनका। प्रवास मतलब जैसे वनवास था एक, वैसे ही ये प्रवास है। वनवास में वन वन भटकना था और प्रवास में एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे प्रवासी भारतीय होते हैं, भारत के लोग दूसरे जगह जाके रह रहे हैं लेकिन है तो भारत के, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो गए हैं, वापस आ जाएंगे, ऐसे ही पर्टिकुलर टाइम के लिए पढ़ने गए हैं, वापस आ जाएंगे, इसलिए इसको प्रवास कहा जा रहा है। तमिलनाडु, ये इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु के अलावा तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। सीधा क्वेश्चन फिर से। अब ये कुछ चीजें हैं। यूजीसी आप यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है इतना लिखा हुआ तो आप यूजीसी के लिए यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, सब कुछ उसमें वहां से पढ़ लेंगे। यहाँ पे एकदम आपको छटा छटाया मटेरियल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल दिमाग में एक बार घोल के पी जाइए, उतना लिखा है इसमें। सार्जेंट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की गई थी, इसका हिस्ट्री है पूरा, कैसे ये आया आज की कंडीशन में, और इसीलिए इसको 1944 में यूजीसी की नींव पड़ गई सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पे। फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसको लाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया गया इसका नाम 1956 के बाद संसद अधिनियम के तहत यूजीसी को एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित किया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उच्च शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण ये करता है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम नैक करता है। ये देखता है, करवाना इसको है, करना नैक को है। समन्वय एवं अनुरक्षण करना, मतलब अनुरक्षण का मतलब ये होता है कंजर्वेशन जैसे ही है कि आप उसको अनुरक्षण को कैसे, छोटे बालक को नहीं अपन जैसे संभालते हैं कि भाई उसको आग के पास जा रहा है तो रोक लो, उस टाइप से कि क्या क्या जरूरतें हैं उसकी, वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। स्थापना कब आया? ये डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक यानी फॉर्मल तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक रूप से यूजीसी की नींव पड़ी। अनऑफिशियल या
अनफॉर्मल ये चल रहा था, इतने पहले से इसकी बात हो रही थी, लेकिन जो प्रेजेंट इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम देखें तो ये वाली डेट याद रखना है हमको। और इसका नाम भी बदला गया है 1956 में। संवैधानिक नहीं, सॉरी, नाम नहीं बदला गया। 1956 से इसने सांविधिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया, वही आ गया ये, अब इसको ऐड कर दिया उसमें संविधान में, तो उसकी संवैधानिक रूप से इसलिए इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय केंद्र इसके 6 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन कौन से हैं? पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल भी है, गुवाहाटी और बेंगलुरु। कोशिश की जाती है ऐसे केंद्रों में कि जो दिशाएं हैं सारी दिशाओं को कवर किया जाए। पुणे ईस्ट को कवर करेगा, हैदराबाद कुछ ना कुछ साउथ को करेगा, हैदराबाद और बेंगलुरु, भोपाल सेंटर को, और गुवाहाटी पूर्वोत्तर को, इधर पश्चिम, अच्छा हैदराबाद फिर पश्चिम के लिए हो जाएगा और बेंगलुरु साउथ के लिए, ऐसे करके पूरा कवर हो गया इससे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे ये? शांति स्वरूप भटनागर का भी नाम सुना होगा आपने सबने, इनके नाम से फेलोशिप दी जाती है। वैज्ञानिक थे ये भी, प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष देख लीजिएगा, कार्य भी इसके देख लीजिएगा। देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं हायर एजुकेशन के अंडर: केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट डे हमने रिवीजन किया था उसमें आ गई थी ये वाली चीज। गोवा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय है, एक भी, ये की पॉइंट है, की नोट है, ये थंब रूल भी समझ लीजिए आप इसको। सबसे ज्यादा यूपी में है यूनिवर्सिटीज, और कार्य है ये यूजीसी के कार्य हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा यूजीसी के कार्य से। ये मैं पढ़ा इसलिए नहीं रही हूँ, पढ़ भी लेंगे ना अभी याद नहीं रहेंगे, आप खुद से खुद के लॉजिक लगा के खुद क्वेश्चन बना बना के देखिएगा, तब आपको याद रहेंगे। यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इनको अभी, और ज्यादा देर तक पढ़ने में दिमाग हैंग भी हो जाता है। स्टेट यूजीसी अधिनियम 1956 की 12 का, अब यहाँ पे का के लिए क्या उन्होंने यूज किया है इंग्लिश में वो देखना पड़ेगा आपको। सूची में भी सम्मिलित है, सूची मतलब लिस्ट, स्थानीय विधानसभा के अधिनियम। विधानसभा मतलब विधानसभा कौन सी होती है स्टेट में? स्टेट में कौन सी होती है? जैसे पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट में कौन सी होती है? विधानसभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पढ़ लेना। असेंबली। असेंबली, वही असेंबली हम जिसकी बात कर रहे थे। राज्यपाल कुलपति होते हैं, आचार्य। यूजीसी इनकी सूची प्रकाशित और नियमित करती है, ये भी एक यूजीसी का काम है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके बारे में ये बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के कौन क्या कर सकता है। यूजीसी जो है इनकी लिस्ट जारी करती है, वो जो लिस्ट हमने उस दिन देखी थी, और ये पूरी तरह से कैसी होती हैं? ऑटोनॉमस होती हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। अखिल भारतीय और भी बचा हुआ है, चलो फाइनली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ये इसकी भी हमने बात की थी पहले, हमने देखा है इसको। इसे तकनीकी शिक्षा का यूजीसी मान सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का ये यूजीसी है। यूजीसी जो जो काम नॉर्मल एजुकेशन के लिए करता है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए वो सब काम करता है।
स्थापना इसकी कब हुई? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और ये इसकी वेबसाइट है। इस पे जाएंगे और अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना है तो वहां से पढ़ लेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नोट करेंगे नाम, पहले और वर्तमान और सचिव के। भारत में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, मानव द्वारा निर्मित यंत्र और प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षक जो मानव को कुशल, कुशल लिखा हुआ है, कुशल बनाने के साथ कार्यों को सुगम बनाती। यहाँ पे ना आपकी वही आ जा रही है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। उसको और क्या बोल रहे थे हम लोग? क्या कहा था उसको हमने? बेसिक। बेसिक। सब याद रखना है, सारे नाम याद होना चाहिए। वेरी गुड। बेसिक एजुकेशन भी हमने उसी को कहा था। तो वही आ गई यहाँ पे अब बड़े लेवल पे। 1847 में भारत में रुड़की में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था, रुड़की की स्थापना भी हुई थी। रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस समय कौन था गवर्नर, कौन था, किसने की थी? उसके साथ साथ में और भी हुए थे उसी टाइम पीरियड में। बताइए कौन कौन से हुए थे? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। बॉम्बे। मुंबई। ठीक, ये सब याद रखना उनका, लेकिन ईयर अलग था, इसका ईयर अलग है। सबसे प्राचीन प्रिमिटिव रीजनल प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वारंगल 1959 में स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। मतलब नेशनल टेक्निकल प्रौद्योगिकी के लिए टेक्निकल यूज करेंगे ना, कि कुछ और करेंगे? हाँ, इंस्टीट्यूशन में बदल दिया गया। 1909 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। ये भी याद कर लीजिएगा, इतने पुराने समय से ये सब चीजें चल रही हैं। तो यहीं पे आज की कहानी हमारी जो है समाप्त होती है हायर एजुकेशन की। 9 लोग बचे हैं बस, बाकी सब लोग गायब। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी रही क्लास? थैंक यू जया जी। रिवाइज हो गई सारी चीजें आपकी? कमियां भी समझ में आ गई होंगी कि और क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या कवर करना है। Yes, ma'am. तो बस लग जाइए फिर से। और इंग्लिश मीडियम वाले कोई बचे हैं? किसी को कोई परेशानी समझ में आया? कोई नहीं इंग्लिश मीडियम से? सब हिंदी मीडियम के हैं। सब हिंदी मीडियम के? आज आए नहीं इंग्लिश मीडियम वाले, चले गए। भाई प्रेयर करके जाओ, ऐसे मत जाओ। कुछ तो, आज आखिरी दिन है आपका उसका। आज मैंने कहा तो था कि एनवायरनमेंट का भी हम करेंगे कोशिश, लेकिन नहीं हो पाया। देखते हैं कल पढ़ पाओगे? कोशिश करेंगे। जी मैम, काल एक बार, हाँ काल एक बार करवा दीजिए। करवा दूं? चलो, जी जितना मैम। हो पाएगा उतना कर लेंगे, है ना? जितना हो जाए उतना कर लेंगे कल। आइए फिर कल मिलते हैं। प्रेयर कर लेते हैं फिर ओवर करते हैं क्लास को। जी जया जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैम सब बहुत मिक्स हो रहा है। मेडिटेशन करो डेली, कुछ मिक्स नहीं होगा। कम से कम 10 मिनट बैठो, ज्यादा नहीं बैठ रहे हो तो। वैसे तो आधे घंटे बैठना चाहिए,
लेकिन 10 से 15 मिनट डेली बैठो, मेडिटेशन करो, कुछ मिक्सअप नहीं होगा। और वो जो मैंने बताया ना फंडा, वो जरूर करना कि आधे घंटे पहले पहुंचना अपने उसमें सीट पे, और बैठना बाकायदा आंख बंद करके, और फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट, अपने ईस्ट का, आराध्य का, गुरु महाराज जी का, किसी भी एक चीज जो आपके चित्त में उस समय ठहर जाए उस पे फोकस करना, बाकी कुछ मत करना। अच्छा पेपर हो सकता है, इतना ही करना है बस। जी मैम। मैम हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई अभी तक? अरे ये मेरा हैंग हो रहा है, मैंने स्टॉप किया था इसको। ये देखो, ये